नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विस्तार में अभी इंतज़ार। कहा तो ये भी जाता है जो मज़ा इंतज़ार में है वो कहाँ वस्ले यार में है। लेकिन ये कहने की बातें हैं, शायरों के तसव्वुर हैं, शायरों की कल्पनाएं हैं। इंतज़ार कैसे ख़त्म हो ये आप और हम सभी जानते हैं, चाहे वो किसी अच्छी चीज़ के लिए हो और कई बार किसी चुनौतीपूर्ण चीज़ के लिए भी हो। मसलन हॉस्पिटल में अपने किसी प्रियजन के ऑपरेशन का इंतज़ार और उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात चिकित्सक से सुनना कि साहब सब ठीक ठाक हो गया, अब जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी तरह का इंतज़ार रहता है नौकरी का, इंटरव्यू का, किसी अच्छी खबर का जिसका हमें बरसों बरस इंतज़ार है या महीनों से इंतज़ार है। और ऐसा ही एक इंतज़ार राजनीतिक व्यवस्था में है, कैबिनेट की बर्थ का इंतज़ार। और उसमें जब पेंच फंसने शुरू हो जाते हैं या फिर कई बार चीज़ें अटकना शुरू हो जाती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीते 3 महीनों से एक ही चर्चा है कि आखिर कब होगा कैबिनेट का विस्तार और कब वो चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जो हमारे अपने क्षेत्र से आते हैं और जिनका दावा बहुत मजबूत है। जब खबर आई एक दिन पहले कि शिवराज जी आखिर वो घड़ी आ गई जब वो दिल्ली गए हैं और बस लिस्ट लेके लौट आएंगे, यही माना गया कि शाम को वो निकले और दिल्ली में सब फटाफट स्वीकृत अगले दिन करा के दोपहर बाद शाम तक भोपाल आ जाएंगे और शहनाइयाँ बजने लगेंगी। लेकिन मसला फिर अटका है। अटका इसलिए है कि समन्वय के सूत्र पूरी तरह से सधते नहीं हैं कई बार, और यही वजह मानी जा रही है जब मध्य प्रदेश के बीजेपी के सभी बड़े नेता, वो नेता जिनका दारोमदार है इस पूरे मसले पर, जिनका स्टैक, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे मसले पर भूमिका, वो सब दिल्ली में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, और ये सब बैठ रहे हैं थोड़ी देर बाद। और फिर उम्मीद करते हैं सिंधिया जी का दौरा जो कल था, जिसने बताया कि कल होने वाला है कैबिनेट, वो भी टल गया। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, जो ऐसी कई परिस्थितियों को देख चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और वो हमारे साथ रहेंगे और उनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन परिस्थितियों में, क्योंकि नंद कुमार जी एक बड़े धैर्यवान नेता भी रहे हैं और बहुत सहज सरल एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी उनको देखा गया है। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सचिव हैं युवक कांग्रेस के संजय यादव जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। पहली टिप्पणी नंद कुमार जी से बात करके, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ, इस टीम के सबसे, जो हमारा पैनल है इसके सबसे अनुभवी वक्ता के तौर पर वो हमारे साथ हैं। नंद कुमार जी, किस तरह आप देखते हैं, कई बार एक कहावत है कि प्याला लब तक आए इसके पहले कई मोड़ रहते हैं जहां कोई दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई दुर्घटना की बात नहीं है, एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगता ही है, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन इंतज़ार कुछ लंबा हो गया है और विस्तार जो है वो कुछ लंबी घड़ी की तरफ चला गया है, और अब फिर ये माना जा रहा है कि संभावना मंगलवार को तो कठिन ही दिख रही है। हालांकि देवशयनी 11 का भी अंतिम दिन है। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जी, मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल के विस्तार का समय आ चुका है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में 2 दिन पहले मीडिया से रूबरू होकर ये संकेत दे दिया था कि बहुत जल्द हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे जी। और आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा जी के साथ, संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के साथ 2 दिन से दिल्ली में हैं और सभी से, संगठन से, वरिष्ठों से चर्चा कर मंत्रिमंडल के आकार को और प्रकार को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक समन्वयवादी नेता है, उनका समावेशी व्यक्तित्व है जी। और मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि दिल्ली में
लगभग सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से वे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मिले, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर से मिले और सबसे विचार मंथन उन्होंने किया है जी, चर्चा उन्होंने की है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। सबसे चर्चा कर कर सबकी राय के आधार पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे जी, और शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल। माननीय लालजी टंडन जी 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 चूंकि बीमार है जी, तो हमने अभी देखा कि उनके स्थान पर जी, उनके अवकाश के समय में बिल्कुल महामहिम जी, आनंदीबेन पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ये दर्शाता है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चलिए, इसके लिए तो कोई मायूस ना हो, खासतौर से वो प्रत्याशी जो लगातार टेलीविज़न की स्क्रीन ज़रूर देखते रहते हैं कि कोई बड़ा रद्दोबदल तो नहीं हो रहा है, नाम अभी चल रहा है ना, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, ये व्यग्रता है, स्वाभाविक है। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सोच कर ही मुस्कुरा रहे होंगे। संजय जी, आपने सुनी आपके वरिष्ठ जो पॉलिटिकल पैनल में जो हम सब के वरिष्ठ साथी हैं नंद कुमार जी, उन्होंने अपनी बात कही। जी बोलिए, जी बोलिए। जी, मैंने आदरणीय नंद कुमार जी को सुना, जैसा उन्होंने कहा कि दिल्ली में आदरणीय शिवराज सिंह जी सभी वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और इन 3 महीनों में मध्य प्रदेश का कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए। आज भी ये स्थिति है कि एक अनार 100 बीमार। आज निश्चित रूप में कहीं ना कहीं लगता है कि आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से या कई ऐसे लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री के ताजपोशी को लेकर पसोपेश की स्थिति है। आज भी कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र सिंह जी नाराज हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस कोरोना की महामारी के बीच मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धनबल के आधार पर आज गिराकर आज कोरोना की महामारी में मंत्रिमंडल के विस्तार में इतना व्यस्त हैं ये नेता कि हमारे जनमानस को भी नहीं देख रहे। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूँ तो यहाँ 16 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और इन 16 सीटों पर सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का जो सरकार गिराने का जो योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी का, ये ग्वालियर चंबल संभाग से आता है। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 3 दिनों से टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है और शिवराज सिंह जी को टिड्डियों का प्रकोप नहीं, मंत्रिमंडल बनाने में व्यस्त हैं। तो मैं आदरणीय नंद कुमार चौहान साहब से कहूँगा कि दिल्ली के नेताओं से न मिलते हुए मध्य प्रदेश की जनमानस को एक बार देखें। यहाँ के आम जनमानस परेशान है, ये बात मैं उनके बीच रखना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल तो पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग देख ही रहे हैं कि 3 महीने से लगातार मंत्रिमंडल को इसलिए टाला गया कि कहीं ना कहीं सरकार की पसोपेश की स्थिति थी। कहीं लगता था कि कुछ विधायक नाराज ना हो जाए और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ की, हमारे नेताओं को धनबल के आधार पर इन्होंने खरीदा, तो निश्चित रूप में आने वाले समय में जब बाई इलेक्शन होगा तो जनता इनको आईना भी दिखाएगी। भट्ट साहब, आपने सुनी बात कांग्रेस की भी और इसके पहले बीजेपी की भी बात आपने सुनी, नंद कुमार सिंह जी की भी बात आपने सुनी। क्या वजह आप देखते हैं कि ये जो कैबिनेट का विस्तार है, माना यही गया है कि सिंधिया जी के समर्थक कुछ मंत्रियों को, और ये भी कहा जा रहा है, ये सब खबरें जो आ रही हैं ये सूत्रों से आ रही हैं, कितनी प्रामाणिक हैं अभी इस पर बहुत अधिकार से बात नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी एक तो ये माना जा रहा है कि कैबिनेट के साथ ही विभागों के आवंटन की भी बात है, जिसको लेकर कुछ खींचतान है। कुछ नामों को लेकर जो मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, उनके नामों को लेकर खींचतान भी हुई है और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो 1-2 नाम सुझा दिए जाते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियों में जहां बहुत पेचीदगियां हैं वहां वो 1-2 संयोजन करने में भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो 1-2 नाम आएंगे तो 1-2 नाम छूटेंगे
और वो नाम किसी न किसी को बहुत प्रिय होते हैं, कोई भी हो सकता है वो। तो ये सारी जो जटिलताएं हैं, क्या लगता है आपको कि 3 महीने का समय हो चुका है, सारी चीज़ें, अब कितना इस पर विचार विमर्श और मंथन होगा? और वो भी है कि सनातन परंपरा में माना जाता है कि देव सो जाएंगे तो उसके पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, देखिए शरद जी, एक बड़ी मशहूर फिल्म थी दामिनी, जिसमें उस फिल्म का हीरो अदालत में कहता है कि इस अदालत से सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह मंत्रिमंडल की भी स्थिति वही है। मैं समझता हूं कि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ये बात कही जा रही कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 3 महीने का समय किसी भी सरकार के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो पाना वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। सवाल असल में हो रहा है कि समन्वय कैसे स्थापित हो। सिंधिया कैंप के लोगों को तो आपको मंत्री बनाना है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है और ना कोई शुबा है, क्योंकि उन्हीं के दम पर बीजेपी फिर से सरकार में आई है। तो वो 10-11 लोग जो भी हैं उनको मंत्री बनाना आवश्यक है। अब बचते हैं कुछ और लोग। अब उसमें से अगर आप देखें कि बीजेपी में मान लीजिए 20 या 22 लोगों को और मंत्री बनाना है, तो उसमें यहाँ 60-70 लोग जो ऐसे हैं जो मंत्री बनने की हैसियत रखते हैं, जिनकी वरिष्ठता है, जो पहले काम कर चुके हैं, जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में से किन लोगों को छोड़ा जाए, किन को छिटक दिया जाए, किसको गले लगा लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा संकट है मुख्यमंत्री जी के सामने। और यही कारण है कि बार बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको महाकौशल भी देखना है, आपको मालवा निवाड़ भी देखना है, आपको मध्य भारत भी देखना है, आपको विंध्य भी देखना है, आपको बुंदेलखंड भी देखना है। इन सारे लोगों को आपको कैसे एडजस्ट करना है, ये वास्तव में एक बड़ा कठिन काम है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों का समन्वय बन जाए, लेकिन संघ का अलग दबाव है, संगठन का अलग दबाव है, केंद्रीय नेतृत्व अलग कुछ लोगों को चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक सर्वांगीण मंत्रिमंडल का गठन कैसे हो, इसको लेकर वास्तव में बहुत पशुपेश की स्थिति है। अगर आप ये देखते हैं कि कुछ पुराने लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनमें असंतोष की स्थिति बनती है, क्योंकि जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। नंद कुमार सिंह चौहान साहब की तरफ मैं फिर रुख करना चाहूँगा। सर, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए वसीम बरेलवी साहब का वो शेर बहुत मौजूद है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि नो कंप्रोमाइज़, जहाँ पर बात होगी पार्टी की रीति नीति की और सिद्धांत की। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में उसूलों पर आंच आई तो शिवसेना जैसे अपने सबसे पुराने घटक दल को भी बीजेपी ने कहा छोड़ दिया, और फिर शिवसेना ने जो किया वो यहाँ पर हम सब जानते ही हैं। तो क्या यहाँ भी कुछ पेचीदगियाँ हैं कि हालांकि यहाँ बीजेपी के भीतर ही हैं, जो नया धड़ा बीजेपी का हिस्सा बन गया है, लेकिन बीजेपी क्या इसको लेकर भी द्वंद्व में है कि इस नए धड़े की भी जो ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर कहीं उलझन है, उसको तो हम नहीं मानेंगे, वो तो नहीं मानी जा सकती है, या उसको लेकर कुछ द्वंद्व का विस्तार इतना लंबा हो गया है कि ये विस्तार कहीं थोड़ा सा अटक रहा है उसमें? सर, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके विधायक साथी जो कांग्रेस में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराई, भारतीय जनता पार्टी के साथ संवाद स्थापित करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल बनाने में समावेश और समन्वय ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश में एक कानून लाकर मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित कर दिया। शरद जी, बिल्कुल ठीक है। पहले कोई सीमा नहीं थी, जी जी जी, चाहे जितने बना लो। लेकिन अटल जी ने सुचिता की राजनीति की तरफ देश को बढ़ाने के लिए सदन की 15% संख्या तक ही मंत्री बनाएंगे, मतलब 35 मंत्री बनाने हैं। बीच में कोरोना जैसी महामारी, जिसका मुकाबला बहुत शिद्दत के साथ प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किया, और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना काफ़ी नियंत्रण में आया है। उसी के साथ गेहूं खरीदी भी, शरद जी, देश में सर्वाधिक गेहूं
इस संकट काल में मध्य प्रदेश में खरीदा गया जी और एक एक किसान को गेहूं खरीदी का भुगतान भी हो गया। टिड्डी दल का भी प्रकोप आया तो उसका भी मुकाबला मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत तरीके से किया है। और आज जो परिस्थितियां हैं जी इन परिस्थितियों में से अब मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और वो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से अब हमारे साथ जो नए साथी भाजपा के हो गए उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान देना है और चयन के लिए हमारे ही विधायकों में से सभी विधायक योग्य हैं जी लेकिन क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन ये सबको बनाते देखना हुए पड़ेगा। जी जी एक अच्छा गुलदस्ता बने जी मंत्रिमंडल का जिसमें सभी रंगों के फूल हो, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, इस पे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जी चलिए भारतीय जनता पार्टी नंद कुमार जी ये संगठन आधारित पार्टी जी है। जी मुख्यमंत्री अपने जी। अधिकार के साथ जी सभी से चर्चा कर मंत्रिमंडल के नाम तय कर रहे हैं। जी जी कि संजय जी आपकी प्रतिक्रिया। जी 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 ये निश्चित रूप में चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मंत्रिमंडल का गठन होना ही चाहिए। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि मंत्रिमंडल का गठन ना हो। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि चूंकि आज की परिस्थिति मंत्रिमंडल को लेकर इतनी पसोपेश की नहीं है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 2 दिन से मध्य प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में है, मंत्रिमंडल है नहीं, कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री नहीं थी। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम स्वीकार करते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, पर आज चूंकि परिस्थिति उस नहीं थी। आदरणीय नंद कुमार जी कह रहे हैं कि टिड्डियों से हमने लड़ाई लड़ी, गेहूं का उन्होंने पैसा दिया। ये धरातल पर जाकर हम देखते हैं तो किसानों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, आम जनमानस में आक्रोश है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग के 16 सीटों पर मैं आदरणीय नंद कुमार जी को बताना चाहता हूं, जब आने वाले समय में चुनाव होगा तो एक सीट भी आप यहां से जीत के नहीं जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की ओर से कि जितना आपने और खासकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार उस समय उस परिस्थिति में गिराई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर ने जब समय मांगा था कि हम कोरोना को देखते हुए 10 दिन का हमको समय चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने उस समय हमारी सरकार को उतना भी समय नहीं दिया कि कोरोना से लड़ने का समय दिया और उसके बाद तत्काल जो लॉकडाउन किया। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आने वाले समय में इलेक्शन होगा तो इन मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर भी मुझे नहीं लगता किसी भी सीट पर ये भारतीय जनता पार्टी के ये बागी विधायक मैं कहूँ जो धन बल के आधार पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी के और जनता के जनादेश को ठुकरा के गए, तो आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और बताएगी किस तरीके से आपने जनता का अपमान किया और किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हमारी मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये तो निश्चित रूप में आने वाले समय में ये वक्त ही बताएगा साहब, ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये वक्त बताएगा कि क्या जनता के मन में क्या है और जनता क्या सोच रही है। दावे बीजेपी के भी हैं, दावे कांग्रेस के भी हैं और दावा करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन ये जनता बेहतर समझती है। बट साहब कंक्लूड कर रहा हूँ, आप क्या देख पाते हैं बिटवीन द लाइन्स, आपको क्या नज़र आता है कि अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मंगलवार दौरा टल गया है और अगले दौरे के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब ये मंत्रिमंडल विस्तार 2-4 दिनों के लिए टला है, या आपको लगता है कल भी संभावनाएं, मंगलवार को भी इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं और देर शाम या रात तक भी विस्तार हो सकता है? हालांकि जैसा नंद कुमार जी भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को प्रभारी राज्यपाल की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लिए छुट्टी के समय लालजी टंडन जी के अस्वस्थ होने की वजह से दी गई है, लेकिन क्या लगता है आपको? संक्षेप में, वक्त बहुत कम है, 30-40 सेकंड में आपका जवाब। जी नहीं, देखिए शरद जी, क्या है कि जो सिंधिया ग्रुप है उनका प्रेशर ज़्यादा है
क्योंकि जो लोग इस्तीफा दे के आए हैं उनको ये लगता है कि हमको मंत्री बना दिया जाएगा तो हम आगामी उपचुनाव में जो होने वाला है उसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मंत्री जब बन जाता है आदमी तो वो घोषणाएं कर सकता है, वहाँ के लिए विकास के लिए बातें कर सकता है, एक तामझाम रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका प्रेशर ज़्यादा है कि आप जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें ताकि वो वहाँ के लोगों को कुछ ऐसा पारितोषिक दे सकेंगे, देखिए हमने वहाँ छोड़ा था लेकिन आज हम आपके बीच में फिर से मंत्री बन के आए हैं और हम आपके लिए घोषणा कर रहे हैं। इधर बीजेपी के लोगों का भी काफ़ी दबाव है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जैसे गोपाल भार्गव जी हैं, आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे हमारे महाकौशल से ही आप देख लीजिए कि कई लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, जैसे आपके अजय विश्नोई जी हैं, गौरीशंकर बिसेन हैं, आपके प्रदीप जायसवाल जी हैं जो बीजेपी में को अपना समर्थन देने के लिए, दिनेश राय मुनमुन हैं जो बीजेपी को समर्थन दे। तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अब सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो और किन लोगों को लिया जाए, किन लोगों को छोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि अभी कह जरूर रहे हैं कि कल परसों में हो जाएगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह का पेंच फंसा हुआ है और नरोत्तम मिश्रा जी को वहां बुलाया गया, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी इस बात में कोई निर्णय हो पाएगा। कई बार कुछ चीज़ें जो लंबी खिंचती हैं वो अपने साथ कुछ और चुनौतियां भी लेकर आती हैं। तो बेहतर यही है कि बीजेपी एक बेहतर समन्वयवादी सोच के साथ, और निश्चित तौर पर उसकी पूरी शक्ति इस समय इसी में लगी होगी कि जल्दी से जल्दी इस मसले को हंस करके हल करके मुस्कुराते हुए मध्य प्रदेश में उन नवागत मंत्रियों के साथ मीडिया से भी रूबरू हों और जनता से भी रूबरू हों कि देखिए हमने बहुत आसानी से कर लिया और ना कहीं कोई तनातनी है, ना कहीं कोई खिंचाव है, ना कोई तनाव है। लेकिन ये करने में, इस समन्वय को बिठाने में पसीने छूट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे समीकरण हैं। और यही वजह है कि इस समय मध्य प्रदेश बीजेपी का पूरा नेतृत्व कह लीजिए, जो शीर्ष नेतृत्व जिसको आप कहते हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के छाया में दिल्ली में बैठा है कि जितनी जल्दी इस मसले को हल कर लें, और ठान भी लिया उन्होंने कि हल करके ही लौटेंगे। तो मंगलवार निर्णायक साबित होगा, जो हमें ये बताएगा कि कैबिनेट क्या मंगलवार को होगा या देव उठनी 11 जो देव शयनी 11 है उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। इंतजार कीजिए मंगलवार तक। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।